हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2022 के केमिस्ट्री पेपर के बारे में। ये पेपर संडे को हुआ था, 17 जुलाई 2022 को। यहाँ हम पेपर का कोड T2 डिस्कस करेंगे। ये इस पेपर के सीरीज का पार्ट 4 है, जहां हम सेक्शन बी की बात करेंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 86 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 को डिस्कस करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स और उनका एक्सप्लेनेशन, उनका डिफिकल्टी लेवल, साथ ही साथ वो कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है जरा देखिए। द पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर गेट एनहांस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो सल्फर के ऑक्साइड्स की वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो बढ़ जाता है किसकी प्रेजेंस में। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे। ए पर्टिकुलेट मैटर, बी ओजोन, सी हाइड्रोकार्बन और डी हाइड्रोजन पर। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब आपको जो चार ऑप्शन नीचे दिए जा रहे हैं उसमें से सही को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन वन कह रहा है ए बी डी ओनली। ऑप्शन टू कह रहा है बी सी डी ओनली। ऑप्शन थ्री कह रहा है ए सी डी ओनली। और ऑप्शन फोर कह रहा है ए एंड डी ओनली। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, यानी कि ए बी और डी ही करेक्ट है। सी करेक्ट नहीं है, मतलब कि पर्टिकुलेट मैटर, ओजोन और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड करेक्ट आंसर है। अभी कैसे आया तो उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात हम कहना चाह रहे हैं, द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलेट मैटर इन पॉल्यूटेड एयर कैटलाइजेस द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3। मतलब ये हुआ कि जो सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड में, वो एनहांस हो जाता है, वो कैटलाइज हो जाता है पर्टिकुलेट मैटर की प्रेजेंस एयर में होने की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एयर में, पॉल्यूटेड एयर में पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट है तो SO2 का ऑक्सीडेशन SO3 में इंक्रीज हो जाएगा, कैटलाइज्ड हो जाएगा। दूसरा देखिए, तो ये तो हो गया ऑप्शन ए जो पर्टिकुलेट मैटर था उसके बारे में। दूसरा है द रिएक्शन कैन आल्सो बी प्रमोटेड बाय ओजोन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मतलब कहने का ये हुआ कि जो SO2 का SO3 में ऑक्सीडेशन है उसको प्रमोट कौन कर सकता है, ओजोन भी कर सकता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कर सकता है, जहां पर ये दोनों एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे और SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज कर देंगे और खुद जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। इनकी रिएक्शन देखिए एक बार। SO2 प्लस ओजोन गिव्स SO3 प्लस O2। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, SO2 जो है वो SO3 में ऑक्सीडाइज हो गया और ओजोन जो है वो O2 में रिड्यूस हो गया। सिमिलरली SO2 की रिएक्शन जब आपने H2O2 के साथ करवाई तो वहां से H2SO4 का फॉर्मेशन हुआ। सल्फर यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे बढ़ गया, ऑक्सीडेशन हो गया और H2O2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 86 आपको समझ में आया होगा। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 87 आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, जहां पे आपको एक बॉन्ड लाइन नोटेशन दे रखा है सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल का और आपको बताना है इसका आईयूपीएसी नाम क्या है। तो देखिए इसके ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 6 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 मैथिल हेक्सेन 4 ऑल। सेकंड ऑप्शन कह रहा है 1 ब्रोमो 4 मैथिल 5 क्लोरो हेक्सेन 3 ऑल। थर्ड ऑप्शन कह रहा है 6 ब्रोमो 4 मैथिल 2 क्लोरो हेक्सेन 4 ऑल। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मैथिल हेक्सेन 3 ऑल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, जिसमें हम कह रहे हैं कि राइट आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मैथिल हेक्सेन 3 ऑल। सबसे पहले देखिए, जैसा कि हम कहना चाह रहे हैं कि जो गिवन कंपाउंड आपके पास है वो एक सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल है, तो ऑब्वियसली पहली प्रायोरिटी आपकी फंक्शनल ग्रुप को जाएगी। तो आप नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। अब क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है थर्ड पोजीशन पे OH, दोनों साइड से थर्ड पे आ रहा है, तो थर्ड वाला यहाँ से शुरू, जैसे यहाँ से देखें तो हम अगर बात करें 1 2 3 4 हो रहा है, राइट लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो नंबरिंग एक्चुअली राइट साइड से होगी, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और ब्रोमो को 1 पोजीशन मिल जाएगी और क्लोरो जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो 5 पे आएगा और एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है जो 4 पे आएगा और 6 कार्बन की चेन है इसलिए हेक्सेन आएगा।
सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन आ जाएगा प्राइमरी सफिक्स, और अल्कोहल के लिए सफिक्स जो होगा सेकेंडरी सफिक्स वो ऑल आएगा, जिसकी पोजीशन 3 है। तो क्या नाम हो गया, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेन 3 ऑल। तो इजी क्वेश्चन था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, आपके सामने एक इक्वेशन दे रखी है 3O2 गैस gives 2O3 gas. For the above reaction at 298 Kelvin, Kc is found to be 3.0 into 10 to the power minus 59. If the concentration of O2 at equilibrium is 0.040 m, that is molar, then the concentration of O3 in molar is. Your options are A 1.9 into 10 to the power minus 63, second 2.4 into 10 to the power 31, third 1.2 into 10 to the power 21, and fourth 4.38 into 10 to the power minus 32. इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4.38 into 10 to the power minus 32। अब ये कैसे आया तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, केसी का एक्सप्रेशन देखते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं और फिर आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले तो इक्वेशन आपके सामने है 3O2 गैसियस गिव्स 2O3 गैसियस। केसी का एक्सप्रेशन होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेशियो। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट है हमारा O3, पावर हो जाएगी 2, O2 की कंसंट्रेशन पावर हो जाएगी 3। अब क्योंकि हमको ओजोन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा, O3 की कंसंट्रेशन की पावर 2 इज इक्वल टू Kc इंटू O2 की कंसंट्रेशन की पावर 3। वैल्यूज पुट कर देते हैं तो O3 की कंसंट्रेशन की पावर 2 इज इक्वल टू Kc है हमारे पास 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 59 इंटू O2 की कंसंट्रेशन है 0.4 और पावर हो जाएगा 3। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो ओजोन की कंसंट्रेशन आ जाएगी 1.9 इंटू 10 to the power minus 63 that is equal to 19 into 10 to the power 64। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली स्क्वायर होना चाहिए स्टूडेंट्स, और ओजोन के लिए हो जाएगा फिर कंसंट्रेशन 4.38 into 10 to the power minus 32। तो इसका मतलब यह हो गया कि ओजोन की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे है 4.38 into 10 to the power minus 32 m। ओके, यहाँ पे 2 कंसीडर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, और जब हम इसको स्क्वायर रूट कर देंगे तो 19 का स्क्वायर रूट होके 4.38 into 10 to the power minus 32 आ जाएगा। माइनस 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो माइनस 32 हो गया, और 19 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 4.38 हो गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन एट इक्विलिब्रियम आएगी हमारे पास 4.38 into 10 to the power minus 32 m। ओके स्टूडेंट्स, तो एक इजी क्वेश्चन था इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से। तो आई होप सबने कर लिया होगा और सबको समझ में भी आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। क्वेश्चन नंबर 89 मेटलर्जी चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, जहां आपको मैचिंग करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है देखिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपके पास कुछ ओर्स के नाम है और लिस्ट 2 में उनका फॉर्मूला है, कंपोजिशन है कि वो क्या फॉर्मूला रखते हैं। तो आपके लिस्ट 1 में ऑप्शंस हैं ए हेमेटाइट, बी मैग्नेटाइट, सी कैलामाइन एंड डी केओलिनाइट। लिस्ट 2 में आपके पास ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन सेज Fe3O4, सेकंड ऑप्शन सेज ZnCO3, थर्ड ऑप्शन सेज Fe2O3 एंड फोर्थ ऑप्शन सेज Al2OH4 Si2O5। अब इनके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या दे रखे हैं जो मैचिंग है, और फिर उसमें से आपको सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन सेज ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। सेकंड ऑप्शन सेज ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड। थर्ड ऑप्शन सेज ए का थर्ड, बी का ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। एंड फोर्थ ऑप्शन सेज ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, मतलब ए के लिए करेक्ट मैचिंग है थर्ड, बी के लिए करेक्ट मैचिंग है फर्स्ट, सी के लिए करेक्ट मैचिंग है सेकंड, और डी के लिए करेक्ट मैचिंग है फोर्थ। एक बार इसको एक्सप्लेनेशन से भी समझ लेते हैं कि एग्जैक्ट ओर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ए जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हेमेटाइट, उसका फॉर्मूला है Fe2O3। सेकंड जो ओर है मैग्नेटाइट, उसका फॉर्मूला है Fe3O4। थर्ड जो ओर है कैलेमाइन, उसका फॉर्मूला है ZnCO3। और फोर्थ जो ओर है केओलिनाइट, उसका फॉर्मूला है Al2OH4 Si2O5। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर है 1,
और ये मेटलर्जी चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। क्वेश्चन नंबर 90 अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है जो कि स्टेटमेंट बेस्ड है। आपके सामने दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसके बेसिस पे आपको सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 90। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? In Lucas test, primary, secondary, and tertiary alcohols are distinguished on the basis of their reactivity with concentrate HCl and ZnCl2 known as Lucas reagent. Statement 2 क्या कहता है? Primary alcohols are most reactive and immediately produce turbidity at room temperature on reaction with Lucas reagent. अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या कह रहा है, फिर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Second option, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Third option, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. And fourth option, both statement 1 and statement 2 are correct. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2, यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है वो तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं ये ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है और कैसे अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश किया जाता है और उसके बारे में पूरी कहानी को समझते हैं। तो बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो देखिए ध्यान से। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स कैन बी डिफरेंशिएटेड by the reaction with Lucas reagent that is concentrate HCl and ZnCl2। तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो कंसंट्रेट HCl है और एनहाइड्रस ZnCl2 है, इसको ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं और इसकी हेल्प से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो जो टर्शियरी अल्कोहल होता है, 3 डिग्री अल्कोहल होता है, वो इस ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर इमीडिएट व्हाइट टर्बिडिटी देता है रूम टेम्परेचर पर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये टर्शियरी अल्कोहल है क्योंकि इस रिएक्शन में अल्कोहल का CO बॉन्ड क्लीवेज होता है और उसके लिए 3 डिग्री अल्कोहल हाईली रिएक्टिव है क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है। तो उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है इसकी 3 डिग्री अल्कोहल की, इसलिए इमीडिएट व्हाइट टर्बिडिटी अल्किल क्लोराइड की फॉर्म हो जाती है रूम टेम्परेचर पे। जब हम बात करें 2 डिग्री अल्कोहल की, सेकेंडरी अल्कोहल की, तो वो जब ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो व्हाइट टर्बिडिटी फॉर्म होती है आफ्टर 5 मिनट्स एट रूम टेम्परेचर। ओके, और जब हम बात करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल की जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, वो जब ल्यूकास रिएजेंट के साथ उसको ट्रीट करते हैं तो पहली बात तो रूम टेम्परेचर पे व्हाइट टर्बिडिटी देता ही नहीं है। जब आप उसको हीट करते हैं 30 मिनट्स तक, उसको जब आप हीट करेंगे तो 30 मिनट्स के अराउंड जाके फिर आपको रिएक्शन हो पाएगी और व्हाइट टर्बिडिटी ऑब्टेन होगी। लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो व्हाइट टर्बिडिटी वो नहीं देता है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो गया कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट की बेसिस पे ल्यूकास रिएजेंट की हेल्प से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जो कि है कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। लेकिन जो इमीडिएट व्हाइट टर्बिडिटी देने वाला अल्कोहल है रूम टेम्परेचर पर, वो है टर्शियरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, ना कि प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 91 की। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 91 जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से पूछा है। अगर आपने एनसीईआरटी थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा है और आपको रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91, इन द न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम KMnO4 oxidizes iodide into iodate. The change in the oxidation state of manganese in this reaction is from। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, मीडियम है अल्कलाइन, न्यूट्रल और फ्रेंडली अल्कलाइन। यहाँ पे KMnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है और ऑक्सीडाइज कर रहा है आयोडाइड आयन को आयोडेट आयन में, और खुद जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो Mn की है, मैग्नीज की है KMnO4 में, वो कितनी है, और वो इस रिएक्शन में जब रिडक्शन हो जाएगा KMnO4 का तो किसमें चेंज हो जाएगी। तो आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन सेज +6 to +4, सेकंड ऑप्शन सेज +7 to +3, थर्ड ऑप्शन सेज +6 to +5 एंड फोर्थ ऑप्शन सेज +7 to +4। इसका सही आंसर है 4, यानी कि +7 से +4।
अब सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, आपको पहले रिएक्शन पता होनी चाहिए कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, कि MnO4 किसमें रिड्यूस हो रहा है और इन आयोडाइड को आयोडेट में ऑक्सीडाइज कर रहा है, और जब वो जिस स्पीसीज में रिड्यूस हो रहा है उन दोनों स्पीसीज में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, वही यहाँ पे पूछा है। तो वो करेक्ट आंसर आ रहा है 4, दैट इज +7 से +4 हो रहा है। अब एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो देखिए ध्यान से। In the neutral or faintly alkaline solution, the reaction between MnO4 and iodide will be as follows. क्या reaction होगी? 2MnO4 minus plus H2O plus iodide ion gives 2MnO2 plus 2OH minus plus iO3 minus. अब आप देख सकते हैं, हम फोकस करेंगे MnO4 पे और यहाँ जो स्पीसीज बन रही है Mn की, MnO2 पे, मैग्नीज डाइऑक्साइड। MnO4 के अंदर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7 और MnO2 के अंदर जो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4। तो जैसा कि हमसे पूछा गया है कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज क्या होगा, हेंस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn चेंजेस फ्रॉम +7 टू +4। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। क्वेश्चन नंबर 92 जो है वो एक मॉडरेट क्वेश्चन है। मॉडरेट इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, अदरवाइज ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स से। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 92। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी पहले ही कह दिया है कि जो रिएक्शन आपके सामने दी जा रही है वो कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें ए जो है रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। Initial concentration of A is 0.1 m, which becomes 0.001 m after 5 minutes. Rate constant for the reaction in minute inverse is. जो इनिशियल कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट ए की है वो क्वेश्चन में दे रखी है 0.1 m, और 5 मिनट्स के बाद वो कंसेंट्रेशन हो जाती है 0.001 m। आपको बताना है इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट 0.9212, second 0.4606, third 0.2303 and fourth 1.3818। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि 0.9212। अब जैसा कि क्वेश्चन में बात कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की और हमको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो हम सभी को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। देखिए एक्सप्लेनेशन में सबसे पहली बात यही कही है कि जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जहां पे हम इनिशियल कंसंट्रेशन को और कंसंट्रेशन एट टाइम t को लिखते हैं, वो फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन at। अब ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, और एटी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम टी। अब क्वेश्चन में सब चीजें दे रखी है, जो गिवन है उसको पुट कर देंगे इसमें। इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट कितनी है रिएक्टेंट ए के लिए, 0.1 m। रिएक्टेंट ए के लिए कंसंट्रेशन एट टाइम टी क्या है, आफ्टर 5 मिनट्स, 0.001 m, और टाइम कितना दे रखा है, 5 मिनट्स। तो जैसे ही हम ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम आराम से k को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, on putting the values in above equation we get, तो क्या हो जाएगा, k is equal to 2.303 upon 5 log 0.1 upon 0.001। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.1 और 0.001 को हम जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2.303 upon 5, ये तो एज इट इज रह जाएगा। लॉग यहाँ जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो ऊपर आएंगे, एक जीरो नीचे आएगा तो कट जाएगा, तो लॉग 100 दैट इज 10 की पावर 2 बचेगा। हम अच्छे से जानते हैं लॉग m की पावर x इज इक्वल टू x log m, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2.303 अपॉन 5 इंटू 2 log 10 हो जाएगा। हम सभी को अच्छे से मालूम है log 10 कितना होता है, 1। तो क्या हो जाएगा जब फर्दर सॉल्व करेंगे, 2.303 अपॉन 5 इंटू 2, तो सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 0.9212 मिनट इनवर्स। और जैसा कि मैंने कहा log 10 का वैल्यू होता है 1। तो इस क्वेश्चन में जो केमिकल काइनेटिक्स का पूछा गया, इसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.9212, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट फर्स्ट। ओके, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 93, हाइड्रोकार्बन यूनिट से एल्कीन वाले चैप्टर से ओजोनोलाइसिस रिएक्शन से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। मॉडरेट इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिएक्शन नहीं बताना है, आपको रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है और प्रोडक्ट्स का नाम आपको गिवन है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कंपाउंड X ऑन रिएक्शन विद ओजोन followed by ZnH2O gives formaldehyde and 2-methyl propanol as products. The compound X is, आपको ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 93 में कि कंपाउंड X है
जिसकी रिएक्शन ओजोन के साथ कराने पर और जिंक H2O के साथ फर्दर ट्रीट करने पर फाइनल प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं फॉर्मल्डिहाइड एंड 2 मेथिल प्रोपेनॉल। तो कंपाउंड X का IUPAC नेम क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट 2 मेथिल ब्यूटवनीन, सेकंड 2 मेथिल ब्यूटुईन, थर्ड पेंटटुईन एंड फोर्थ 3 मेथिल ब्यूटवनीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ 3 मेथिल ब्यूटवनीन। अब ये कैसे आया? तो हम ओजोनालिसिस रिएक्शन को समझते हैं और फाइनल प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर से उसको कंपाउंड एक्स की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसका आईयूपीएसी नाम देखते हैं। देखिए उसका एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको पूरी बात समझ में आए और पता चले कि फोर्थ आंसर कैसे आया। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन आर 2 मेथिल प्रोपेनॉल। तो हम उसकी एक बार स्ट्रक्चर बना दें, 1 2 3, 3 कार्बन हो गया प्रोपेनॉल और 2 पे मिथाइल। तो ये हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट। और सेकंड है मेथनॉल, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। तो ये उसकी स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है। अब गिवन रिएक्शन इज द रिडक्टिव ओजोनलाइसिस ऑफ एल्कीन। आपको सबको पता होना चाहिए कि जो रिएक्शन आपके सामने दे रखी है वो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन वाली रिएक्शन की बात कर रहा है। ठीक है। तो हमको क्या करना है, इन दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं इनके डबल बॉन्ड ओ को हटाकर इनको आपस में जोड़ देना है, जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि रिएक्टेंट एक्स क्या होगा। Hence, from the structural formula of products, it is clear that the alkene will be, देखिए जब इस डबल बॉन्ड O को हटाएंगे, इस डबल बॉन्ड O को हटाएंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो एल्कीन जो बन के सामने आएगी वो इस तरह से होगी, जिसका IUPAC नेम है 3 मेथिल ब्यूटवनीन। अब एक बार इसको वापस क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या 3 मेथिल ब्यूटवनीन का रिडक्टिव ओजोनलाइसिस कराएं? तो देखिए आप कैसे कराते हैं रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इधर भी डबल बॉन्ड लगाएंगे, दूसरी ओर भी डबल बॉन्ड लगाएंगे, इधर डबल बॉन्ड लगाएंगे, तो फर्स्ट प्रोडक्ट ये बनेगा जो कि आपका 2 मेथिल प्रोपेनॉल है। और इधर जब डबल बॉन्ड लगाएंगे इस एंड पे, तो ये हो जाएगा HCHO, दैट इज मेथनॉल। यानी बात क्लियर हो गई कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट 3 मेथिल ब्यूटवनीन है तो यही दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। तो ओजोन लाइसिस से क्वेश्चन इसमें क्या कहा गया कि आपको प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर दे दी गई, तो प्रोडक्ट के नाम से आपको उसकी स्ट्रक्चर लिखनी है, उनके डबल बॉन्ड ओ को हटा के उनके डबल बॉन्ड्स को आपस में जोड़ देना है। उससे एल्कीन समझ में आ जाएगी कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर उस एल्कीन का यूपीएसी नेम लिखना है। ठीक है। और क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप 3 मेथिल ब्यूटवनीन जो आपका एल्कीन है उसको वापस बॉन्ड ब्रेक करके देख लीजिए, यही प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। ओके। इसलिए मॉडरेट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आप सबने किया होगा और यहाँ पे समझ में भी आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 गैसियस स्टेट चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। क्या कह रहा है जरा देखिए, अ 10.0 लीटर फ्लास्क कंटेन 64 gram of oxygen at 27 degrees Celsius. Assume O2 gas is behaving ideally. The pressure inside the flask in bar is given, R is equal to 0.0831 liter bar Kelvin inverse mole inverse. अब इसके ऑप्शंस, इसका आंसर और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शंस है हमारे पास, फर्स्ट 498.6, सेकंड 49.8, थर्ड 4.9 एंड फोर्थ 2.5। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, दैट इज 4.9। कैसे आया? तो हम उसके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, जहां हम कह रहे हैं कि हमको आइडियल गैस इक्वेशन मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन में ही कहा गया है कि ऑक्सीजन गैस जो है वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, तो इस आइडियल गैस वाले इक्वेशन को यूज करके हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रेशर कितना होगा फ्लास्क के अंदर। तो वी नो दैट फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पी इज इक्वल टू एन बाय वीआरटी। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, जिसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। तो पी हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू, दैट इज मास अपॉन मोलर मास, आर टी बाय वी। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। मास है आपके पास 64 ग्राम, मोलर मास O2 का है 32, आर की वैल्यू है 0.0831, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 आ जाएगा, और वॉल्यूम है 10 लीटर। सॉल्व कर लीजिए, P आ जाएगा 4.9 बार। Hence the pressure of the O2 gas inside the flask is 4.9 bar and the correct answer is third option which says 4.9. Okay students, तो इजी क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड गैसीय स्टेट से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्योंकि ये कंसेप्ट आपको मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज ये आपसे नहीं होगा। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन।
द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ए बी एंड सी इज। ठीक है, आपके सामने जो तीन कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं तीनों ही निकल के कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिसमें जो लिगेंड्स हैं वो एथिलीन, डायमीन और वाटर है। ठीक है, तीनों में ही वाटर और एथिलीन डायमीन के नंबर अलग अलग हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट में वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और एथिलीन डायमीन के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उनका नंबर 2 है लिगेंड्स का। बी ऑप्शन में वाटर के 4 लिगेंड्स हैं, एथिलीन डायमीन 1 है। और सी ऑप्शन में एथिलीन डायमीन के 3 लिगेंड्स नंबर है वहां पे। ओके, ऑप्शन है आपके पास CBA इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, सेकंड CAB इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, थर्ड BAC in the decreasing order and fourth ABC in the decreasing order। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, यानी कि CAB इज योर करेक्ट आंसर। अब आपको पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि इन कॉम्प्लेक्सेस में जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी होगी, क्योंकि सारे कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड हैं और इन कलर जो कॉम्प्लेक्स का आएगा उसके लिए कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उसका ऑर्डर क्या है, एक्चुअली डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो दो लिगेंड है वाटर और एथिलीन डायमीन, इसको अपन बोलते हैं एथेन 1,2 डायमीन। यहाँ पे जो वाटर है वो तो एक वीक फील्ड लिगेंड है, जबकि एथेन डायमीन जो है, एथिलीन डायमीन जो है, EN जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का नंबर ज्यादा होगा, उसकी प्रेजेंस ज्यादा होगी, उतना ही आपको फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग मिलेगा और उतनी ही ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ये कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए यही बात हमने एक्सप्लेनेशन में कही है कि स्ट्रॉन्गर द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, मतलब जितना लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा उसकी फील्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। हायर विल बी द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एथिलीन डायमीन के कितने हैं नंबर 2, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। तो सबसे ज्यादा एथिलीन डायमीन कहाँ दिख रहे हैं? सी ऑप्शन में। तो आपका सही हो जाएगा सेकंड में, देखिए सी सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। फिर उसके बाद ए में जहाँ एथिलीन डायमीन 2 है तो उसके बाद ए होगा, और फिर बी ऑप्शन में जहाँ एथिलीन डायमीन का 1 मॉलिक्यूल है। ओके, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा CAB। अब आगे देखिए ध्यान से, यही बात हमने यहाँ पे कही है। EN that is ethylene diamine has a stronger field strength than H2O according to the spectrochemical series। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो EN का फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होता है वाटर के कंपैरिजन में, इसलिए देयरफॉर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब विल बी, करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा, जहां पे एथिलीन डायमीन का यहाँ एक्चुअली 3 होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये 3 है। 3 मॉलिक्यूल्स 3 होंगे जहाँ एथिलीन डायमीन उसका सबसे ज्यादा, फिर 2 होंगे तो और कम, और 1 होगा तो और कम, दैट इज CAB। इसको 3 समझ लेना स्टूडेंट्स, यहाँ गलती से 3 लिखा नहीं गया है, दैट्स माय मिस्टेक। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा CAB। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। क्वेश्चन नंबर 96 जो है वो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर से। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि आपको ये बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, और टाइम कंजप्शन के हिसाब से हम इसको बोल सकते हैं कि डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको फिर उतना टाइम देने के बाद भी श्योरिटी नहीं है कि आपका आंसर इसमें से मैच होगा कि नहीं। तो देखिए एक बार इसको एक्सप्लेन करते हैं और मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 96। Which one of the following is not formed when acetone reacts with 2-pentanone in the presence of dilute NaOH followed by heating? तो पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि जो एसीटोन और 2-पेंटेनोन रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे आपने 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स लिए हैं, दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब हो गया कि ये एक क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराने के बाद आपको हीट भी कर रहे हैं, मतलब आपके पास एक कौन सी रिएक्शन है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। उसमें दो कंडीशन होती है, दोनों रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन हो या दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो न्यूमरस प्रोडक्ट्स बनते हैं। उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो 4 ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं उनमें से कौन सा नहीं बनता है। इसका सही आंसर है फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट स्ट्रक्चर दे रखी है वो आपके सामने नहीं बनेगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इससे जितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को बना के देखते हैं, और फिर समझ में आएगा कि इसकी कहानी क्या है और आंसर फर्स्ट कैसे आया। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, जैसा कि मैंने कहा द गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। किसका एग्जांपल है ये? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का, इन विच बोथ द रिएक्टेंट्स कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं। ओके, सो वेरियस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड
out of which some will be simple aldol condensation products while the other products will be क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, मतलब ये हुआ कि अगर दो सिमिलर रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने पर जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलेंगे सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, और टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स। मतलब हमारे पास जो दो रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट 1 और रिएक्टेंट 2, वो आपस में भी रिएक्ट कर सकते हैं, R1 R1 भी रिएक्ट हो सकता है, R2 R2 भी रिएक्ट हो सकता है, तो उस दौरान सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेंगे। और R1 R2 की जब रिएक्शन होगी, दोनों रिएक्टेंट्स आपस में जब रिएक्शन करेंगे, एक दूसरे के साथ जब रिएक्शन करेंगे, तो उस दौरान जो प्रोडक्ट मिलेंगे उसको बोलेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स। अब एक बार जल्दी से सारे प्रोडक्ट्स को समझते हैं कि कौन-कौन से बन रहे हैं। ओके, तब आपको सारी कहानी समझ में आएगी। इस रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी एक रिएक्टेंट से अल्फा हाइड्रोजन हटते हैं तो दूसरे रिएक्टेंट से CO बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो पहले हम मान के चलते हैं कि दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया। ये हो गया प्रोपेनॉन जो कि है एसीटोन रिएक्टेंट 1, और ये हो गया पेंटेन 2 जो कि रिएक्टेंट 2। दोनों ने रिएक्ट किया, प्रोपेनॉन ने अल्फा हाइड्रोजन प्रोवाइड किए, पेंटेनॉन ने C डबल बॉन्ड O क्लीवेज कराया, तो आपके पास प्रोडक्ट 1 बना। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंटेन 2 की जब बात करें तो इसके पास टू टाइप्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, एक जो फर्स्ट कार्बन पे है, एक जो थर्ड कार्बन पे है। ठीक है, तो हम जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, पहले प्रोपेनॉन की रिएक्शन हो रही है पेंटेन 2 के साथ, जिसमें पेंटेनॉन जो है वो C डबल बॉन्ड O क्लीवेज करवा रहा है और प्रोपेनॉन में अल्फा हाइड्रोजन हट रहे हैं। सेकेंड रिएक्शन हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए प्रोपेनॉन से CO बॉन्ड क्लीवेज होगा और यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन हटेंगे, वो भी कौन से, फर्स्ट कार्बन से, तो आपके पास प्रोडक्ट 2 बन जाएगा। ठीक है, करना क्या है, यहाँ से O हटाना है, इधर से 2 हाइड्रोजन को रिमूव करना है और ये डबल बॉन्ड को जोड़ देना है, तो आपके पास प्रोडक्ट 2 बन जाएगा। अब इसी तरह से ही प्रोडक्ट 3 कैसे बनेगा, तो देखिए एसीटोन वही है जहाँ पे CO बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, दिस इज योर रिएक्टेंट 1, लेकिन रिएक्टेंट 2 के पास अब ये थर्ड कार्बन पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करा रहा है। ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, दिस इज योर प्रोडक्ट 3। अब इसी तरह से आगे देखिए, अब इसी तरह से ही जो पहले 3 प्रोडक्ट आपने देखे वो तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट थे। अब जो 4 5 6 है इसमें देखिए एसीटोन की रिएक्शन एसीटोन के साथ ही हो रही है। एक बार एसीटोन से CO बॉन्ड क्लीवेज और इधर से अल्फा हाइड्रोजन का रिमूवल, तो आपके पास प्रोडक्ट 4 मिलेगा, दिस इज योर सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इसी तरह से इस बार देखिए पेंटेन 2 की रिएक्शन पेंटेन 2 के साथ ही हो रही है। एक पेंटेन 2 के मॉलिक्यूल में CO बॉन्ड क्लीवेज होगा और ये दूसरा वाला पेंटेन 2 जो है वो अल्फा हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा फर्स्ट कार्बन से, तो आपके पास प्रोडक्ट 5 बनेगा, दिस इज योर क्रॉस एल्डोल, दिस इज योर सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इसी तरह से देखिए फिर से सिक्स्थ रिएक्शन में भी ऐसा ही हो रहा है, फर्स्ट मॉलिक्यूल इज प्रोवाइडिंग सी डबल इज अंडरगोइंग C डबल बॉन्ड O क्लीवेज, और सेकंड जो है मॉलिक्यूल उसमें पेंटेन 2 अपने थर्ड कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए प्रोडक्ट 4 5 6 तो हो गए आपके पास सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट दोनों सेम थे। प्रोडक्ट 1 2 3 जो थे वो थे आपके पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, जिसमें कि आपके पास दोनों रिएक्टेंट अलग-अलग थे। ओके, अब आगे देखिए। So the products 1, 2, 3 are the cross aldol condensation products and products 4, 5, 6 are the simple aldol condensation products. Therefore, it is clear that option 1 cannot be formed in the above reaction as a product while option 2, 3, 4 are the products formed in the given reaction. आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? आपको ये 6 के 6 प्रोडक्ट बना के देखने हैं और फिर ऑप्शन से मैच करना है, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन 1 जो है वो कहीं पे भी नहीं दिखेगा इन सभी 6 प्रोडक्ट्स में, जबकि ऑप्शन 2 3 4 जो है वो ऑप्शन 1 से लेके प्रोडक्ट 1 से लेके 6 जो बनाए उसमें से दिख जाएंगे। तो इसमें से 3 तो आपके पास सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट्स हैं 4 5 6, और जो पहले 3 हैं वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट्स हैं 1 2 3। लेकिन ऑप्शन 1 कहीं पे भी नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। इसलिए मैंने इसको कहा था डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। अदरवाइज अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो आप इसको कर सकते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। क्वेश्चन नंबर 97 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल इन व्हिच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन। आपके सामने एक सेल रिएक्शन दे रखी है, निकल सॉलिड प्लस 2 सिल्वर प्लस आयरन,
गिव्स निकल प्लस 2 आयन प्लस 2 सिल्वर सॉलिड, जिसमें आपको सिल्वर प्लस आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.001 m और निकल प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.001 m। आपको दे रखा है गिवन सेल के लिए ई नॉट सेल कितना है 10.5 वोल्ट और 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू दे रखी है 0.059 एट 298 केल्विन। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन है 1.385 वोल्ट, सेकंड है 0.9615 वोल्ट, थर्ड है 1.05 वोल्ट और फोर्थ है 1.0385 वोल्ट। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए that question has to be bonus, okay, because the answer coming is not matching with the options given in question number 97। अब एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन आपको पता ही है, क्या दे रहा है क्वेश्चन में, निकल सॉलिड प्लस 2 सिल्वर प्लस आयन गिव्स निकल प्लस 2 आयन प्लस 2 सिल्वर सॉलिड। इस सेल का ई नॉट सेल क्या है 10.5 वोल्ट, तो हम नर्स इक्वेशन लिखेंगे, उसमें ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे और फिर देखते हैं कि सेल का ई सेल कितना आता है। ओके, ये जो चार ऑप्शन में तो नहीं आ रहा है, तो एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है उसको चेक करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमने लिखा नर्स्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log the anode is your nickel plus 2 which is getting oxidized and cathode is your silver plus power 2 आ जाएगा क्योंकि उसका कोफिशिएंट 2 था। हाँ, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ई नॉट सेल है 10.5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है 2 और इनकी जो कंसेंट्रेशन दे रखी है निकल प्लस 2 की कंसेंट्रेशन है 10 की पावर माइनस 3 और सिल्वर प्लस की भी कंसेंट्रेशन है 10 की पावर माइनस 3 पावर 2 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ई सेल आएगा 10.5 माइनस 0.059 अपॉन 2 1, यहाँ पे देखिए दो बार है तो 1 और 2 है, पावर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 3 रह जाएगा। So E cell is equal to 10.5 minus 0.059 upon 2 log 1 upon 10 की पावर माइनस 3। 10 की पावर माइनस 3 है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो 10 की पावर प्लस 3 हो जाएगा। तो देखिए E नॉट सेल कम्स आउट टू बी 10.5 माइनस 0.059 अपॉन 2 log 10 की पावर 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, आगे सॉल्व कर लेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, log 10 की पावर 3 है तो 3 log 10 हो जाएगा, तो 10.5 माइनस 0, अब इसको आपने डिवाइड कर लिया तो 0.0295 इंटू 3 log 10 हो गया। log 10 1 होता है तो 10.5 माइनस 0.0295 इंटू 3 बिकॉज log 10 इज इक्वल टू 1। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 0.0295 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ई सेल आ जाएगा 10.5 माइनस 0.0885, माइनस कर लेंगे तो ई सेल आएगा 10.4115 वोल्ट। अब आप देख पा रहे हैं कि जो इस सेल की ई सेल की वैल्यू आई है वो है 10.4115 वोल्ट। सिंस द आंसर डज नॉट मैच विथ एनी ऑफ द ऑप्शन, hence none of the option is correct। इसलिए अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हम none of the above बोलेंगे, which is not applicable for any of the option given। okay, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 98 एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और आराम से समझ भी सकते हैं। क्या कह रहा है जरा देखिए, इफ द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हीलियम प्लस आयन इज 105.8 picometer, what is the radius of third Bohr orbit of lithium plus 2 ion? आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट 15.87 पिकोमीटर, सेकंड 1.587 पिकोमीटर, थर्ड 158.7 एंगस्ट्रॉम एंड फोर्थ 158.7 पिकोमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4, जिसमें आपका आंसर आएगा 158.7 पिकोमीटर। बोर मॉडल की जब हम बात करें तो मैं इसके एक्सप्लेनेशन में सबसे पहली बात यही कहना चाहूंगा कि बोर मॉडल में आपने अच्छे से पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर कि रेडियस जो है वो नंबर ऑफ बोर ऑर्बिट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर एन, एन इज द नंबर ऑफ बोर ऑर्बिट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो हम क्या लिख देंगे, हमारे पास दो एलिमेंट का कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, तो एक हो जाएगा R3R2 लिथियम के लिए, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन में, लिथियम के लिए थर्ड बोर ऑर्बिट है और हीलियम प्लस के लिए सेकंड बोर ऑर्बिट है, तो हम क्या लिखेंगे R3 फॉर लिथियम प्लस 2 आयन और R2 फॉर हीलियम प्लस आयन। क्या हो जाएगा, R3 अगर हम बात करें तो N3 की पावर 2 जो कि है लिथियम के लिए, ओके, और उसका Z लिथियम का आ जाएगा।
सिमिलरली यहाँ क्या लिखेंगे, Z हीलियम प्लस आयन और N2 की पावर 2। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो रेशियो आ जाएगा आपके पास, देखिएगा ध्यान से। तो मैं एक बार सारी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। हीलियम प्लस आयन का रेडियस दे रखा है 105.8। नंबर ऑफ बोर ऑर्बिट लिथियम के लिए जैसा कहा गया थर्ड बोर ऑर्बिट है तो 3 का पावर यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिथियम का Z कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3। नंबर ऑफ बोर ऑर्बिट हीलियम के लिए है 2 की पावर 2, क्योंकि सेकेंड बोर ऑर्बिट की बात हो रही है और हीलियम का Z होता है 2। तो यहाँ 3 की पावर 2 है, इसको 2 कंसीडर कीजिएगा स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो लिथियम के लिए थर्ड बोर ऑर्बिट का रेडियस जो आएगा वो आएगा 105.8 इंटू 3/2 पिकोमीटर। सॉल्व कर लेंगे तो लिथियम प्लस 2 के लिए थर्ड बोर ऑर्बिट का रेडियस आएगा 158.7 पिकोमीटर। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर से आप कर सकते हैं। अब आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की। क्वेश्चन नंबर 99 सॉलिड स्टेट चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी यूनिट सेल विल विथ सेल एज लेंथ इज ऑफ 3.608 into 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल वाले टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है, जहां पे कह रहा है कि कॉपर जो मेटल है वो क्रिस्टलाइज होता है एफसीसी यूनिट सेल में, जिसकी एज लेंथ है 3.608 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। डेंसिटी दे रखी है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और आपको बताना है एटॉमिक मास ऑफ कॉपर क्या है। तो एक बार इसके ऑप्शंस, फिर इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शंस है हमारे पास। फर्स्ट 31.55 यू, सेकंड 60 यू, थर्ड 65 यू एंड फोर्थ 63.1 यू। करेक्ट आंसर है फोर्थ, दैट इज 63.1 यू। एक्सप्लेनेशन देखिए, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला क्या है, तो वी नो दैट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज गिवन एज D इज इक्वल टू Z इंटू mw Na इंटू a क्यूब। अब FCC के लिए Z कितना होता है 4, डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है 8.92, Na एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 और H लेंथ है 3.608 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो MW आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो MW क्या आएगा, D इंटू Na इंटू a क्यूब अपॉन Z। तो वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, तो देखिए ध्यान से। वैल्यूज पुट कर दी हमने। मोलर मास क्या आएगा 8.92, डेंसिटी Na है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, a क्यूब a है 3.608 इंटू 10 की पावर -8 की पावर 3 और Z है 4। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 8.92 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इसको आपने जब क्यूब कर लिया तो 46.97 इंटू 10 की पावर -24 अपॉन 4 हो जाएगा। इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा आपके पास 2523.47 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 630.8 इंटू 10 की पावर -1 यू, दैट इज 63.08 यू। जिसको अपन राउंड ऑफ कर ले तो हो जाएगा 63.1 यू, जो कि आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। ओके स्टूडेंट्स, तो इजी क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड सॉलिड स्टेट से समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। देखते ही देखते हम आ गए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 100। ये एमीन्स चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन बेस्ड। क्या कहता है जरा देखिए। द प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। आपके पास दे रखा है बेंज नाइट्राइड, उसकी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दे रखी है। फर्स्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाटर के साथ, सेकंड NaNH2 HCl के साथ और थर्ड वाटर के साथ। और आपको बताना है फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। तो हम इसके आंसर, ऑप्शन और इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये है 4 ऑप्शन 1 2 3 एंड 4, जिसमें हमारे पास बेंज अमाइड है, बेंजिल क्लोराइड है, बेंजिल अल्कोहल है और एक एरोमेटिक बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड, दैट इज बेंजील अल्कोहल इज योर करेक्ट आंसर। अभी कैसे आया तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए ध्यान, सबसे पहले बेंज नाइट्राइल जो आपने ले रखा है, इसका आप करवा रहे हैं रिडक्शन। साइनाइड का रिडक्शन जब आप कराते हैं तो आपके पास प्राइमरी अमीन एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो आप देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगी। यहाँ जो C है वो हो जाएगा CH2, हाइड्रोजन जुड़ेगा रिडक्शन हो जाएगा, और N के साथ भी हाइड्रोजन जुड़ेगा रिडक्शन हो जाएगा। तो आपके पास प्राइमरी अमीन बनेगा। फिर फर्स्ट प्रोडक्ट इज बेंजिल अमीन, दैट इज C बेंजीन रिंग C6H5 CH2NH2। अब आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं NaNO2 और HCl के साथ। दिस इज योर डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो जो एमीन है
प्राइमरी अमीन है ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइएजोनियम सॉल्ट में। तो क्या हो जाएगा, बेंजिल डाइएजोनियम क्लोराइड जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो ये रहा बेंजिल आयन, दिस इज अ डाइएजोनियम सॉल्ट, सो द कंपाउंड फॉर्म इज बेंजिल, बेंजीन नहीं है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, दिस इज बेंजिल, यहाँ पे बेंजीन के साथ CH2 है, तो प्रोडक्ट क्या बना, बेंजिल डाइएजोनियम क्लोराइड। अब आप इसका वाटर से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो आप सबको मालूम है डाइएजोनियम सॉल्ट को वाटर से ट्रीट करते तो ग्रुप रिमूव हो जाता है और यहाँ पे OH जुड़ जाता है, तो ये पूरा N2 प्लस और Cl माइनस एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे OH आके जुड़ जाएगा, तो योर प्रोडक्ट इज बेंजिल अल्कोहल। तो आपने जब बेंज नाइट्राइल का पहले लिथियम एलिमेंट हाइड्राइड और वाटर से रिडक्शन कराया, तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज योर बेंजिल अमीन। NaNO2 और HCl से कराया ट्रीटमेंट, तो फिर सेकंड स्टेप में जो रिएक्शन करवाई उससे प्रोडक्ट बना बेंजिल डाइएजोनियम क्लोराइड, और थर्ड स्टेप में जब वाटर से ट्रीट किया तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बना बेंजिल अल्कोहल। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। तो इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 86 से लेके 100 तक को सभी को डिस्कस किया, उनके आंसर, उनके एक्सप्लेनेशन, उनका डिफिकल्टी लेवल और वो कौन से चैप्टर से पूछेंगे, इन सारी बात को समझाया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे। ओके, और इस चैनल पे हम नीट के हिसाब से प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स पार्ट वाइज डिस्कस करते हैं और उसको ही हम अपलोड करते जाएंगे, और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और वीडियोस इसमें अपलोड किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।